बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बताएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आवाज़ की जो एक्टिविटी है या आवाज़ के सुनने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक एक आपको बताएंगे। एक है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, दूसरा है ट्रांसमिटिंग मीडियम और तीसरा है हेयरिंग डिवाइस। लेकिन सबसे पहले आपको प्रोडक्शन ऑफ साउंड समझाते हैं, यानी आवाज़ कैसे पैदा होती है। स्टूडेंट्स याद रखें कि आवाज़ के लिए बुनियादी शर्त यह है कि जो भी ऑब्जेक्ट आवाज़ पैदा करे वो वाइब्रेट हो रहा हो। इसलिए हम कहते हैं कि सम डिस्टर्बेंस एंड वाइब्रेशन इज़ नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ज़रूरी है कि जब आप आवाज़ पैदा करें तो उसके लिए वाइब्रेशन का होना ज़रूरी है या डिस्टर्बेंस का होना ज़रूरी है। या हम इस तरह से लिखते हैं कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी इज़ वाइब्रेटिंग। आवाज़ तब पैदा होगी जब वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा। मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ पैदा हो रही है और आप सुन रहे हैं, तो ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं गले के अंदर वो वाइब्रेट हो रहे हैं और उसकी वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है। आपको और बहुत सारी मिसालें समझाते हैं जिसमें वाइब्रेशन का होना ज़रूरी है। अगर ये एग्ज़ाम्पल देखें, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बीज एंड मॉस्किटोज़। शहद की मक्खी को आपने देखा होगा, जब वो हवा में उड़ती है तो वो उसकी जो पर है वो वाइब्रेट होते हैं। उनके परों से आवाज़ पैदा होती है, उसको बजिंग साउंड कहते हैं। तो जब कोई बी हमारे करीब से गुज़रता है तो उसकी बजिंग साउंड या उसकी आवाज़ हम सुनते हैं, और आवाज़ सुनने की वजह वाइब्रेशन ऑफ द विंग्स हैं या परों की वाइब्रेशन हैं। इसी तरह से मॉस्किटोज़, मच्छर रात को अंधेरे में आपको काटते हैं, लेकिन उसके आने का पता चल जाता है क्योंकि जब वो हमारे कान के करीब आते हैं तो आवाज़ पैदा होती है, और वो आवाज़ दरअसल जो मॉस्किटो है उसके छोटे छोटे पर होते हैं, उन परों की वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है। तो ये भी एक एग्ज़ाम्पल है कि आवाज़ पैदा करने के लिए वाइब्रेशन का होना ज़रूरी है। आपने देखा होगा साउंड बाय सितार एंड गिटार। सितार कहते हैं हम या रबाब हम कहते हैं। उसमें स्टील के स्ट्रिंग्स या तार होते हैं। स्टील के स्ट्रिंग्स या तार वाइब्रेट करते हैं या म्यूज़िशियन या बजाने वाला उसको वाइब्रेट करता है। तो जब वो स्ट्रिंग्स वाइब्रेट होते हैं तो उसकी वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है और वो आवाज़ हमें सुनाई देती है। इसी तरह से साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ बेल, घंटी। जब घंटी को हम हमारे घरों में एक इलेक्ट्रिक बेल है और एक स्कूल में हाथ से बजाने वाला, जब बेल स्कूल वाला बेल को हथौड़ा मारा जाता है तो बेल वाइब्रेशन में आ जाता है और उसकी वाइब्रेशन से आवाज़ सुनाई देती है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक बेल है उसमें भी इलेक्ट्रिक बेल वाइब्रेट करता है जिससे आवाज़ पैदा होती है। इन मिसालों से ये बात समझ में आ जाती है कि आवाज़ पैदा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का वाइब्रेट होना बहुत ज़रूरी है। इस फिगर में वो तीनों एग्ज़ाम्पल दिखाए गए हैं जिसमें वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है। पहला वाला बी देखे, शहद की मक्खी है। जब ये हवा में उड़ती है तो इसके पर वाइब्रेट होते हैं और इसकी परों की वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है। इसी तरह से ये गिटार आप देख सकते हैं। गिटार में इधर स्ट्रिंग्स होते हैं, स्टील के फिक्स होते हैं इधर और इधर। जब म्यूज़िशियन इस गिटार के स्ट्रिंग्स को हिलाता है वो वाइब्रेशन में आ जाते हैं और उसकी वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है या म्यूज़िक पैदा होती है जिसको हम एंजॉय करके सुनते हैं। तीसरा एग्ज़ाम्पल जो इलेक्ट्रिक बेल आपको बताया, ये इलेक्ट्रिक बेल है। जब बटन दबाया जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये जो हथौड़ा है
ये हथौड़ा इसके साथ टकरा जाता है, यानी ज़ोर से इस तरह से टकराता है, बार बार टकराता है, 1 मिनट में कई हज़ार दफ़ा टकरा जाता है। तो जब ये हथौड़ा इस बेल के साथ टकराता है तो बेल वाइब्रेट होना शुरू होती है और इस बेल के वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है। इसलिए हम इन मिसालों से समझ सकते हैं कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड या एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी इज़ प्रोड्यूसिंग अ साउंड। आवाज़ सुनने के लिए दूसरी शर्त ट्रांसमिशन ऑफ साउंड है या ट्रांसमिटिंग मीडियम है। याद रखो, जब दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हो, एक बात कर रहा हो दूसरा सुन रहा हो, वो फासले पर हो, तो उन दो दोस्तों में एक बोलने वाला होता है जो कि आवाज़ पैदा करता है, फिर उनके दरमियान मीडियम होती है जिसको हम ट्रांसमिटिंग मीडियम कहते हैं, और फिर तीसरा एक सुनने वाला होता है। तो हमारा दूसरे नंबर पे आवाज़ के लिए शर्त ट्रांसमिशन ऑफ मीडियम साउंड है। साउंड इज़ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। आपको बताया भी, दोबारा बताता हूँ कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं या मैकेनिकल वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स इसलिए लिखा कि इसके लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। आपको बताया था मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बग़ैर मीडियम की चल सकती है, लेकिन मैकेनिकल वेव के लिए साउंड का होना मीडियम का होना ज़रूरी है। इट आल्सो रिक्वायर्स द ट्रांसमिटिंग मीडियम, यानी इसके लिए ट्रांसमिटिंग मीडियम का होना ज़रूरी है। मीडियम कौन सी है? एयर एक मीडियम है या गैस एक मीडियम है, लिक्विड मीडियम है और सॉलिड मीडियम है। अगर आप बात कर रहे हों और आपके दरमियान एयर हो या लिक्विड कोई हो या सॉलिड हो, तो आपकी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकेगी। लेकिन अगर दरमियान में एयर भी ना हो, लिक्विड सॉलिड भी ना हो, यानी स्पेस हो या वैक्यूम जिसे कहते हैं, तो फिर आपकी आवाज़ दूसरों को सुनाई नहीं देती। जैसे स्पेस में साइंटिस्ट एक ख़ास किस्म के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं जिससे वो आवाज़ सुन सकते हैं, यानी डायरेक्ट स्पेस में आवाज़ें नहीं सुनी जा सकती। जिस तरह आपको बताया कि आवाज़ हवा में से गुज़र सकती है, इसी तरह से आवाज़ लिक्विड या पानी में से गुज़र सकती है। कहते हैं कि जो स्विमर होते हैं, जब वो पानी के अंदर होते हैं, तो अगर दूर से कोई वाटर बोट हो और वो आ रहा हो, लेकिन मोटर बोट जिसे कहते हैं, मतलब उसमें मोटर हो, चूँकि मोटर आवाज़ पैदा करती है, तो आवाज़ पानी में से गुज़र कर स्विमर को सुनाई देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिक्विड में से आवाज़ गुज़र सकती है। सो ये एक ट्रांसमिटिंग मीडियम है। इसी तरह आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। दो दोस्त आपस में पानी में नहा रहे हैं, एक दूसरे से फासले पर हो जाएं, दोनों पानी के अंदर हो। एक दोस्त अगर दो पत्थर आपस में टकराए तो दूसरे दोस्त को पत्थर की टकराव की आवाज़ सुनाई देगी, जो कि उस पानी में से गुज़र कर जाएगी। इसलिए लिक्विड भी एक ट्रांसमिटिंग मीडियम है जिससे आवाज़ गुज़र सकती है। सॉलिड भी एक ट्रांसमिटिंग मीडियम है। अगर आप रेलवे ट्रैक पर कान रखें और दूर से ट्रेन आ रही हो, तो आप रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आने की आवाज़ सुन सकते हैं। इसी तरह से ये बात मशहूर है कि पुराने ज़माने में जब दुश्मन की फ़ौज के आने का पता चलाने के लिए कोई शख्स ज़मीन के साथ कान लगा देता था, तो घोड़ों की चलने की आवाज़ ज़मीन में से गुज़र कर उसे सुनाई देती थी। इसी तरह आप अगर कोई जो ये मोटरवे है, उस पर ये जो रेलिंग लगी हुई है किनारों पे, अगर एक दोस्त 1 किलोमीटर के फासले पर खड़ा हो और उसको पत्थर से मारे बार बार, तो उससे आवाज़ पैदा होगी। दूसरा दोस्त उस रेलिंग के साथ कान रख के उस आवाज़ को 1 किलोमीटर के फासले तक सुन सकता है। तो इसका मतलब सॉलिड एक ट्रांसमिटिंग मीडियम है। एक एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है, जिसमें ट्रांसमिटिंग मीडियम का बताया गया है कि आवाज़ के लिए क्यों ज़रूरी है। ये ग्लास केसिंग है और इस ग्लास केसिंग के अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल है जो कि इसमें नज़र नहीं आ रही है। उसका जो वाइब्रेटिंग आर्म है या गोंग जिसे कहते हैं, जिसको हथौड़ा
जो घंटी के साथ आपको दिखा दिया, बेल के साथ। इधर वैक्यूम पंप है। कहते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक बेल से ये बेल ऑन करें और जब इसके अंदर एयर हो तो जब बेल आवाज़ पैदा करेगी तो वो हमें बाहर सुनाई देगी। लेकिन अगर इस ग्लास केसिंग से हम इस वैक्यूम पंप के ज़रिए से आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ निकालते जाएं तो घंटी की आवाज़ भी आहिस्ता आहिस्ता होती जाएगी। और अगर ये ग्लास केसिंग एयर टाइट हो और इससे 100% एयर निकाली जाए वैक्यूम पंप के ज़रिए से तो फिर ये घंटी बजेगी, लेकिन हमें बाहर आवाज़ सुनाई नहीं देगी। चूँकि इसके अंदर स्पेस है और स्पेस में से आवाज़ नहीं गुज़र सकती, इसलिए हमें ये बाहर सुनाई नहीं देगी। तो इसमें ये बताया गया है कि आवाज़ के लिए मीडियम का होना शर्त है। डिटेक्शन ऑफ साउंड है। आवाज़ को महसूस करने के लिए एक आला या आर्गन का होना ज़रूरी है। साउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय एन आर्गन ईयर, जिसको हम कान कहते हैं, जो कि कुदरती तौर पर है, यानी ईयर से हम आवाज़ को महसूस कर सकते हैं। तो जिसका कान सही सलामत हो तो वो आवाज़ को सुन सकेगा। इसी तरह से माइक्रोफोन भी है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर माइक्रोफोन कोई बहरा शख्स अपने कान के साथ लगाए तो वो भी आवाज़ को सुन सकता है। अब चूँकि हमने तीनों फैक्टर्स पढ़े आवाज़ सुनने के लिए, तो याद रखो कि अगर कोई शख्स बहरा हो तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी, डिटेक्शन ऑफ साउंड नहीं होगा। इसी तरह दूसरे नंबर पे अगर स्पेस हो तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। पहला नंबर, आवाज़ के लिए प्रोडक्शन ऑफ वाइब्रेशन होना ज़रूरी है। तो कोई शख्स अगर वाइब्रेशन पैदा ना करे तो आवाज़ पैदा नहीं होगी। अब ईयर जो नेचुरल ऑर्गन है, इसका काम क्या है? ईयर कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू परसेप्शन ऑफ हेयरिंग। दरअसल जो साउंड वेव्स हमारे कान के साथ टकराती है तो हमारा कान उसको काबिल समात बना देता है। यानी ईयर वो आला है जो कि साउंड वेव्स को परसेप्शन ऑफ हेयरिंग में कन्वर्ट करता है। इसी उसूल पर माइक्रोफोन भी बनाया गया है, जो कि आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट है। इस फिगर में आपको सेंसरी ऑर्गन या ईयर, या जिसको हम कान कहते हैं, दिखाया गया है। इसके दरअसल 3 हिस्से हैं। एक एक्सटर्नल ईयर है, यानी एक्सटर्नल पार्ट है जो हमें दिखाई देता है, वो ये है। इसी तरह से दूसरा वाला इसमें मिडल ईयर है, जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या एयर ड्रम से शुरू होकर कॉक्लिया तक है। और तीसरा वाला इनर ईयर है या इनर पार्ट है, जो कॉक्लिया इटसेल्फ है। अब जब आवाज़ इस हिस्से से या पीना के ज़रिए से इंटर होती है तो प्रेशर की ज़रिए से की वजह से, चूँकि आवाज़ में एनर्जी है, साउंड वेव्स इधर दाखिल होती है, इस एयर ड्रम को वाइब्रेट करती है। और एयर ड्रम की वाइब्रेशन से इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड के पार्टिकल्स वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं। जब वो वाइब्रेट होना शुरू कर देते हैं तो इसकी वजह से पल्सेस चली जाती है या दिमाग तक चली जाती है, जहाँ सेंसेशन ऑफ हेयरिंग पैदा होता है।